हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था बैकएंड के बारे में, यानी कि जो है जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में, जिसमें हम लोग बात किए थे एपीआई के बारे में कि एपीआई कैसे बनाते हैं और उसके कोड को मैं डिस्क्राइब किया था। और अभी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट में कैसे उस एपीआई को कंज्यूम किया जाता है और कैसे जो है कंपोनेंट वगैरह बनाया जाता है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें CRUD रिलेटेड फंक्शनैलिटी है बेसिकली। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं तो ये लिस्ट यहाँ पे आ गया और आप गौर कीजिएगा कि ऊपर में ये एक हेडर है। तो ये सब हेडर वगैरह कैसे क्रिएट होता है तो चलिए उसमें हम देख लेते हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जो हुआ है इस CRUD ऑपरेशन में उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो दोस्तों हेडर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप कोड में जाइएगा यहाँ पे देख सकते हैं एक लेआउट होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये लेआउट भी एक टाइप का कंपोनेंट ही है। तो ये एक लेआउट कंपोनेंट है जिसके थ्रू ये हेडर काम कर रहा है। तो चलिए लेआउट के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो लेआउट है कंपोनेंट के अंदर, तो कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे, लेआउट यहाँ पे एक बना हुआ होगा तो देख सकते हैं लेआउट जो JSX। रिएक्ट में जो है JSX और JS दोनों एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्योंकि इसमें जो है एक्सटेंसिवली यूज हुआ है हमारा जो है डिज़ाइन पार्ट, इसीलिए जो है JSX यूज किया गया है जिसमें मेनली आपको HTML वगैरह मिलेगा। तो जानते हैं JSX होता क्या है रिएक्ट में। तो सिंपल सी बात है, जैसे क्लास नेम हो गया तो कैपिटल N करना होता है, इस टाइप से JSX है, ठीक है। एक टाइप से HTML ही है मोटा मोटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैगमेंट यूज किया गया है और यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर यूज किया गया है जिसमें अगर लॉगिन अगर है तो लॉगिन का URL यहाँ पे हेडर में दिखाई देगा, नहीं तो फिर मतलब लॉगिन अगर नहीं है तो लॉगिन, रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, साइन अप, इस टाइप का। अगर लॉगिन अगर पहले से अगर है तो क्या दिखना चाहिए, होम दिखना चाहिए, ऐड प्रोडक्ट, मान लीजिए ऐड प्रोडक्ट, लिस्ट प्रोडक्ट, ये सब दिखना चाहिए। तो इस टाइप से ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये अभी के लिए इसको कमेंट करके मतलब आप रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए दोनों में जो है ऐड प्रोडक्ट, लिस्ट प्रोडक्ट है दोनों में। तो ये एक्चुअल में सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इसमें फोकस किया गया है CRUD रिलेटेड फंक्शनलिटी के ऊपर। बट अगर आप इसी प्रोजेक्ट को लेकर आप थोड़ा स्केल अप करना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लॉगिन करने के बाद जो राउट दिखना चाहिए वो राउट दिखेगा लॉगिन करने के बाद, और जो लॉगिन करने से पहले दिखना चाहिए वो दिखेगा हेडर में। तो उसी का ये लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पे props.children, props.children करने से क्या होता है, यहाँ पे इसका जो भी चिल्ड्रेन है यानी कि ये वाला पार्ट, ये डिव देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ जो है बाद में रेंडर होगा। तो अब एक एक करके ये सब के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रिएक्ट में सबसे पहले app.js, बेसिकली हम लोग app.js में हम लोग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, पहला कि ऐड प्रोडक्ट, ऊपर का जो 3 है इसको आप भूल जाइए क्योंकि ये फंक्शनैलिटी अभी एडेड नहीं है अभी, तो इसीलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और बाकी जो 3 बचा यही जो है इस प्रोजेक्ट में यूज हुआ है। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो एक कंपोनेंट है ऐड प्रोडक्ट और लिस्ट प्रोडक्ट और एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये ऐड होता है और लिस्ट है और हम लोग एडिट करते हैं। तो एडिट के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंपोनेंट यूज हो रहा है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग गेस्ट राउट करके एक यूज किए हैं। बेसिकली ये है क्या, ये जो कंपोनेंट है ये करता क्या है, जब हम इसी एप्लीकेशन को अगर हम थोड़ा स्केल अप करेंगे तो जो है हमको कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जिसे लॉगिन करने के बाद हमको यूजर को दिखाना है और कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जो लॉगिन करने से पहले दिखाना है। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज बिना लॉगिन किए ही दिखना चाहिए और रीसेट पासवर्ड, तो रीसेट पासवर्ड के लिए लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, जो है लॉगिन करने से पहले दिखना चाहिए। तो
इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है अभी के लिए, फिलहाल के लिए सिंपल एक CRUD ऑपरेशन है, इसीलिए यहाँ पे गेस्ट राउट यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 राउट हम लोग यूज कर सकते थे, मतलब ये राउट क्या है हम नेम दिए हैं, ये आपको समझने के लिए है। तो मैं यहाँ पे एक नेम दिया हूँ गेस्ट राउट करके जो है मैं कंपोनेंट बनाया हूँ, बेस इसका नेम कुछ भी हो सकता है। तो उसी टाइप से हम लोग जो है प्रोटेक्टेड राउट या ऑथ राउट भी बना सकते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड जो रिसोर्सेस हैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी प्रोटेक्टेड कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो बिना लॉगिन किए जो है यूजर नहीं देख पाएगा। तो इसमें एक्चुअली ये पार्ट जो है लॉगिन करने के बाद दिखना चाहिए, लेकिन सिंपल CRUD ऑपरेशन आपको बताना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। जैसे गेस्ट राउट, इसमें बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है ये थोड़ा जान लेते हैं। तो ये क्या करता है कि पहले ये चेक करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये कि लॉगिन है कि नहीं है। ठीक है, पहले चेक करेगा, अगर लॉगिन नहीं है तो कंपोनेंट जो है वो हमारा जैसा कंपोनेंट यूज हो रहा है, मतलब बेसिकली कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स, जैसा कि आपको पता है रिएक्ट में जो भी हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं उसे कंपोनेंट में प्राप्त करने के लिए जो है, जैसे कि ये गेस्ट राउट एक कंपोनेंट ही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स करके हम सब कुछ यहाँ पे प्राप्त कर लिए। क्या क्या प्राप्त किए, तो यहाँ पे जो हम पास किए हैं, जिसमें हम पास किए हैं पाथ, और दूसरा हम पाथ किए हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट और पाथ यहाँ पे पास किए हैं, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा और वो कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। अगर ये लॉगिन अगर है तो ये हमको होम राउट में लेकर जाएगा, अदरवाइज हमारा जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो ये एक बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर यूज किया गया है कि अगर इसका मतलब ये है बेसिकली कि जब हमारा लॉगिन नहीं है तब हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये लॉगिन अगर होता तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ये हमको रीडायरेक्ट करता होम पेज में। मतलब अब आपको प्रोटेक्टेड URL ही यूज करना है, मतलब प्रोटेक्टेड राउट। आपको ऐसा, अगर इसी चीज़ को आपको ऐसा करना होता कि ये लॉगिन करने के बाद ही यूजर जो है इसको एक्सेस कर सकता है, तो बस यहाँ पे ये हटा दीजिए, इसको हटाकर और यहाँ पे ये कर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये यूजर अगर लॉगिन अगर है तो ये दिखेगा, नहीं तो फिर रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन पेज में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको मैं रिवर्ट बैक कर देता हूँ और ये कोड बेसिकली गिटहब पे है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब चलिए इस तीनों कंपोनेंट को देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट है ऐड प्रोडक्ट, लिस्ट प्रोडक्ट और एडिट प्रोडक्ट। ध्यान रहे कंपोनेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले ऊपर में इंपोर्ट करना जरूरी है, तो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट और लिस्ट प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे और इस तीनों कंपोनेंट को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों लिस्ट प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। तो लिस्ट प्रोडक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो है स्टेट, और इसमें प्रोडक्ट लिस्ट है, जिसमें जब API कॉल करेंगे तो API कॉल करने के बाद जो है जो डेटा आएगा उस डेटा को यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में हम स्टोर करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो एरर भी स्टोर करेंगे, में भी स्टोर करने के बाद जो है यूज़र को जो है इसको दिखाना पड़ेगा, दिखा सकते हैं कि ये एरर बेसिकली आया है। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो उसे भी हम दिखा सकते हैं। उसके लिए हम एरर वेरिएबल में बेसिकली यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट एक वेरिएबल है, और मैं आशा करता हूँ कि स्टेट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम ना हो आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल मेथड है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ये क्या करता है कि जब रेंडर मेथड कॉल होता है, जब फर्स्ट टाइम ये लोड होगा तो इसमें एक देख सकते हैं सेट स्टेट कॉल हुआ है, यानी कि जो स्टेट का वैल्यू है उसके वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम सेट स्टेट यूज करते हैं। तो सेट स्टेट किया गया है। सेट स्टेट यूज करने के बाद क्या होता है कि हमारा लाइफ साइकिल के अंदर फिर से जो है रेंडर मेथड कॉल होता है, और रेंडर मेथड कॉल होगा तो फिर से ये पार्ट जो है डॉम में री रेंडर होगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप
लाइफ साइकिल हुक के बारे में जान सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये क्या करेगा, एक प्रोडक्ट सर्विस में बनाया हो। प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पे इंक्लूड भी किया गया है, देख सकते हैं। ये है प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस में कि गेट प्रोडक्ट, ठीक है। गेट प्रोडक्ट अगर हम मेथड अगर हम कॉल करेंगे इस सर्विस के थ्रू, तो क्या होगा कि हमारा एक URL डिफाइन कर दिए हैं, उस URL से एक रिस्पॉन्स आएगा। हम लोग एक्सीएस करके एक लाइब्रेरी होता है, वो लाइब्रेरी यूज किए हैं। तो एक्सीएस लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग API कॉल कर रहे हैं। और API हमारा, जैसा कि आप जानते हैं कि बैकएंड में जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क में बना हुआ है, तो उसका URL हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और URL प्रोवाइड करेंगे तो ये एक रिटर्न करेगा, डेटा रिटर्न करेगा। तो जो भी डेटा रिटर्न करेगा हम उसको प्राप्त करेंगे। तो उसी टाइप से गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, जिसमें हम आईडी पास करेंगे तो उस प्रोडक्ट का डिटेल हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डिलीट अगर करना होगा तो उसमें हम लोग जो है आईडी प्राप्त सेंड करते हैं, तो उस आईडी का वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगा। उस आईडी का जो प्रोडक्ट है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। और थर्ड चीज ये है, फोर्थ है क्रिएट प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट का डेटा पास करते हैं। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो ये क्या करेगा कि URL एक है, फर्स्ट आर्गूमेंट, और सेकेंड आर्गूमेंट है हमारा पोस्ट डेटा। तो पोस्ट डेटा वहाँ पे जाएगा और जो कि ये डेटा सेव होगा डेटाबेस में। और अपडेट प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे सेंड करेंगे और वो अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद मतलब API कॉल होगा और वहाँ पे अपडेट होगा। वो जो रिटर्न करेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट सर्विसेज। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये एक प्रोडक्ट फोल्डर है जिसके अंदर ऐड प्रोडक्ट, लिस्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सर्विसेज सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से लिस्ट प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस को डॉट, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट एक मेथड को कॉल किया गया है। उसके बाद देन अगर वो रिकॉर्ड अगर आता है, मतलब एक टाइप का ये एक प्रोमिसेस है जिसको जावा स्क्रिप्ट में बोलते हैं। तो जो रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे सेट स्टेट यानी दिस कंपोनेंट का मतलब क्या है, दिस डॉट सेट स्टेट ऐसा मान सकते हैं। सेट स्टेट और प्रोडक्ट लिस्ट, ध्यान रहे हम लोग दिस को एक वेरिएबल में डिफाइन किए हैं, उसके बाद डॉट सेट स्टेट किए हैं। हालांकि दिस डॉट सेट स्टेट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर करेंगे तो एक एरर आएगा, क्योंकि API कॉल हमारा बाद में ओपन होगा। तो इसीलिए पहले से ही इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का जो डेटा आएगा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट जो है की है, उसका वैल्यू जो है हम अपडेट कर रहे हैं, वो अपडेट कर रहे हैं जे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। जो वहाँ से डेटा आएगा उस डेटा को यहाँ पे हम इस बेसिकली एक वेरिएबल मान लीजिए, स्टेट वेरिएबल, जिसमें हम लोग इसको सेट करेंगे। और जैसे ही ये सेट होगा तो हमारा रूल क्या बोलता है कि री रेंडर होगा। ये हमारा रेंडर मेथड फिर से कॉल होगा और ये फिर से कॉल होने से हमारा अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे डॉम में दिखाई देगा। यानी कि चलिए प्रोडक्ट लिस्ट में जाते हैं, ये जो डेटा है वो सब दिखाई देगा। अब चलिए कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मैप करके एक मेथड यूज किया गया है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट अगर थोड़ा वो जानते हैं तो आप इससे फैमिलियर होंगे, जिसमें एक लूप एक टाइप का है, जिसमें दिस स्टेट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, इसका मतलब ये है कि हम इसको रेफर कर रहे हैं। और ये एक एरे है, तो इस एरे को हम लूप घुमा रहे हैं। और जो भी डेटा है, डेटा डॉट ID करेंगे तो प्रोडक्ट का ID यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसमें जो है जो TR है उसका की हमेशा यूनिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंस जो है ID, हमारा जो प्रोडक्ट ID है वो यूनिक है, इसीलिए हम ID को यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद इमेज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जो रिटर्न होगा डेटा डॉट इमेज। तो पहले आप एक नज़र यहाँ पे डाल लीजिए, ये हमारा रेस्पॉन्स किस टाइप से आ रहा है, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगा। तो ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं, फिर लिस्ट प्रोडक्ट पे।
तो ये हमारा कॉल हुआ, इसका आउटपुट देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे जाना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं डेटा, तो ये आ रहा है। तो डेटा डॉट इमेज अगर हम करेंगे तो इसका इमेज का वैल्यू मिल जाएगा हमको। चलिए इसका देखते हैं। देखिए आईडी, उसका आईडी मिल जाएगा, इमेज से उसका इमेज हो जाएगा। तो इमेज में ध्यान रखिए कि ये बेसिकली लोकल होस्ट हम लोग इस पर रन कर रहे हैं, मतलब हमारा जो जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो लोकल होस्ट 8000 पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं उसको। एक्चुअल में ये जो वेरिएबल है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग को बनाना चाहिए यहाँ पे, और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये हम डिफाइन करेंगे कि अगर हम लोकल में रन कर रहे हैं तो लोकल यूआरएल हमारा वहाँ पे रहेगा। अदरवाइज प्रोडक्शन में अगर इस यूज कर रहे हैं, अगर डिप्लॉय कर दिए हैं, तो प्रोडक्शन के लिए अलग यूआरएल रहेगा जो वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है, तो इसीलिए हार्ड कोडेड यहाँ पे दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसको चाहे तो स्केल अप कर सकते हैं, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल एक क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज आएगा और alt जिसमें उसका टाइटल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यह सिंपल एक इमेज टैग है और जो भी डेटा आ रहा है उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। डेटा डॉट टाइटल करेंगे तो टाइटल डिस्प्ले होगा, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होगा। डॉट लेंथ अगर सपोज 100 से अगर ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन अगर उससे अगर ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि 100 के बाद ये डॉट 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 आएगा, उतने का ये 100 कैरेक्टर के बाद अदरवाइज डिस्क्रिप्शन 100 होगा। तो ये बेसिकली एक टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और एक यहाँ पे लिंक है जिसको हम एडिट करेंगे, एडिट और डिलीट दोनों के लिए यहाँ पे लिंक है, 2 बटन है। तो यहाँ पे बटन है, इसमें डिलीट और एडिट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये लिस्ट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम ऐड प्रोडक्ट देख लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट भी बहुत ही सुपर सिंपल है, जिसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग दिस डॉट स्टेट यूज किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट में टाइटल, टैग, जो भी हमारा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे ऐड डेटा में, तो जो भी हमारा फॉर्म डेटा है वो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेट का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रहा है। जैसे टाइटल अगर हम टाइप कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम ये टाइटल का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज मेथड में दिस डॉट हैंडल मेथड को कॉल किए हैं। तो चलिए हैंडल इनपुट क्या है, तो हैंडल इनपुट हम लोग कॉल किए हैं ये मेथड को, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल क्रिएट किया गया है, तो कॉन्स्ट नेम और वैल्यू। नेम में क्या है कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम, यानी कि जो पैरामीटर हम लोग पास किए थे, ई अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं, कंसोल करके देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। इसमें आप पाएंगे कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम करने से उसका नेम का आपको वैल्यू मिल जाएगा। नेम क्या है, इस केस में टाइटल है। अब ये भी ध्यान दे सकते हैं कि सारे इनपुट फील्ड के लिए एक ही मेथड कॉल हुआ है, वो है दिस हैंडल इनपुट। तो ये एक लिटिल बिट डायनेमिक बनाने के लिए ऐसा किया गया है, जिसमें ऑन चेंज में एक ही मेथड कॉल होगा, जिसमें ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये नेम का वैल्यू प्राप्त कर रहा है। नेम सभी के केस में अलग अलग है। टैग का नेम है टैग, कैटेगरी का नेम है कैटेगरी, मतलब कैटेगरी फील्ड का नेम है कैटेगरी, एंड इमेज का देख सकते हैं यहाँ पे नेम है इमेज। तो सारे फील्ड का एक अलग अलग नेम है। तो डॉट नेम करने से हमको नेम का वैल्यू पता चल गया, और डॉट वैल्यू करने से जो है उसका वैल्यू जो इनपुट हम टाइप कर रहे हैं ऑन, मतलब जो टाइप करते जा रहे हैं, तो ऑन चेंज क्या है, तो एक इवेंट है। तो जब भी हम टाइप करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा, और मेथड कॉल होने के बाद उसका वैल्यू और उसका नेम हमको मिलेगा, और हम उसका वैल्यू और नेम मिल गया तो उसको हम यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट करने के बाद यहाँ पे नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो नेम सपोज है टाइटल है तो टाइटल, और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन के लिए, तो वो डायनेमिकली यहाँ पे आता रहेगा सिंपल एक नेम करने से। और उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होता रहेगा।
तो ये एक मेथड है जो कि डायनेमिकली जब भी हम टाइप कर रहे हैं तो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत जो लोग, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लोग एंगुलर से आए हुए हैं, एंगुलर यूज किए हुए हैं इससे पहले, उनके केस में जो है वहाँ पे कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 वे डेटा बाइंडिंग होता है। 2 वे डेटा बाइंडिंग में यहाँ पे वेरिएबल सिंपल एक डिक्लेयर किए और उसका वैल्यू कभी भी चेंज कर दिए, मतलब फिर से असाइन किए वेरिएबल, वो हमें चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे 2 वे डेटा बाइंडिंग नहीं है, इसीलिए हम लोग को मैनुअली इसको सेट करना पड़ता है। यानी कि जब ऑन चेंज हुआ, जब हम टाइप किए, जब ये इवेंट फायर होगा तो इसका वेरिएबल है, जो भी स्टेट है, स्टेट का वेरिएबल वो अपडेट होगा डायनेमिकली। बट ये मैनुअली कर रहे हैं क्योंकि ये 2 वे डेटा बाइंडिंग नहीं है। तो आप अगर रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि रिएक्ट में कौन सा फीचर है और कैसे काम करता है। उसी टाइप से हैंडल इमेज के लिए थोड़ा बहुत ये ट्रिकी है, तो इसीलिए इमेज के लिए हैंडल इमेज यूज किया गया है। आई थिंक यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल इमेज के लिए ये में भी काम नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस डॉट सेट स्टेट, जिसमें इमेज और इमेज एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू क्यों काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि उसका टाइप फाइल है। तो टाइप फाइल होने से e.target.file और ये सब 0 करने से उसका हमको वैल्यू मिलेगा, उस फाइल का जो हमारा जो फाइल है वो मिलेगा। तो इसीलिए ये मेथड काम नहीं करेगा उस केस में, इसीलिए हैंडल मेथड ऑन चेंज में हमको क्रिएट करना पड़ा, और क्रिएट करने के बाद उसके डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को हम डिसेबल किए, और उसके बाद जो है स्टेट में जो है इस फाइल को यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है, उसको यहाँ पे सेट कर दिए। सुपर सिंपल है, ये काम हो गया। अब क्या होगा कि अब सब कुछ हो गया। अब हम जब क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो ऐड करते टाइम में जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेथड कॉल होगा, वो है हैंडल फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं ये फॉर्म के बारे में। देखिए ऑन सबमिट एक, जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये मेथड कॉल होगा हैंडल फॉर्म, और हैंडल फॉर्म सब जब कॉल होगा तो वो जो फॉर्म सबमिट होना चाहिए, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होता है कि पेज ऑटोमेटिक रीलोड होता है। तो हम लोग क्योंकि रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिसेबल करेंगे, इसीलिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज किया गया है। उसके बाद एक फॉर्म डेटा करके एक जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है .append, जिसमें टाइटल, टैग, कैटेगरी, जो भी फॉर्म का फील्ड है उसको अपेंड किया गया है एक एक करके। और अपेंड करने के बाद हम जो है सर्विसेज यूज किए हैं। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट सर्विसेज में क्रिएट प्रोडक्ट जो मेथड कॉल करेंगे उसमें इसका फॉर्म का डेटा यहाँ पे पास करेंगे तो वो हमको रिटर्न करेगा। अगर सक्सेसफुली अगर वो रिटर्न करता है रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर एक लाइब्रेरी यूज किया गया है जिसमें हम प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली ये मैसेज हम दिखा देंगे। अगर कुछ एरर आता है तो उस एरर का मैसेज भी हम दिखाएंगे, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, इस टाइप का। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐड प्रोडक्ट के बारे में आप जान गए कि कैसे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। चलिए अब हम लिस्ट प्रोडक्ट के बारे में, एडिट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो एडिट प्रोडक्ट भी वैसा ही है जैसे ये एक टाइप का मिक्स है, जिसमें ऐड प्रोडक्ट देखे थे उसी टाइप से एडिट प्रोडक्ट है, जिसमें इस सेम हमारा स्टेट है, स्टेट वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट यूज करके हम क्या किए कि जिस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो चलिए पहले हम app.js में जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एडिट, उसमें आईडी हम पास कर रहे हैं। तो एडिट प्रोडक्ट पहले हम देखते हैं, पहले हम प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे, एडिट प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं 56, जो आईडी हम यहाँ पे सेंड किए हैं वो आईडी यहाँ पे मिल गया हमको एडिट प्रोडक्ट में। कैसे मिला, इसको लेने के लिए this.props.match.param.id ये करने से ये इसका जो आईडी का वैल्यू था, यानी कि ये वाला आईडी, यानी कि इस केस में 56 वो हमको मिल गया
और उसका वैल्यू मिल गया तो हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए। स्टोर करने के बाद हम गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एक मेथड जो ऑलरेडी हम लोग सर्विसेज बनाए थे, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। गो टू डिफिनीशन, और ये जो सर्विसेज हम बनाए थे प्रोडक्ट सर्विसेज, तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, जिसमें आईडी हम पास करेंगे तो वो हमको जो एपीआई हम लोग बनाए थे पाइथन रेस्ट फ्रेमवर्क में, वो एपीआई एक कॉल होगा और हमको एक डेटा मिलेगा जिसमें वो बेसिकली प्रोडक्ट का डिटेल वो रिटर्न करेगा। तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल हमको रिटर्न किया। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं प्रोमिसेस यूज किया गया है, जिसमें देन यूज किया गया है, जिसके बाद मतलब जब एपीआई का रिस्पॉन्स अगर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम सेट स्टेट के थ्रू इसका डेटा जो है सेट कर देंगे। तो हम क्या किए यहाँ पे, जब हम एडिट प्रोडक्ट किए तो इस आईडी को पकड़कर एक एपीआई कॉल हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे ये एपीआई कॉल हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं हेडर जिसमें ये एपीआई है, वो कॉल होने के बाद एक रिस्पॉन्स हमको मिला, उस रिस्पॉन्स का डेटा हमको मिला। वो डेटा जो भी डेटा रिटर्न हुआ उसमें जैसे कि टाइटल है तो टाइटल को हम लेकर यहाँ पे हम फिर से सेट कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही सारे वैल्यू को हम सेट किए तो सेट करने के बाद जो है ये फिर से री रेंडर होगा, क्योंकि ये लाइफ साइकिल हुक के अंदर आता है। और जब भी स्टेट चेंज होता है तो क्या होता है, ये री रेंडर होता है, ये मेथड फिर से कॉल होता है। तो फिर से कॉल हुआ और अपडेटेड डेटा के साथ ये इनपुट फील्ड दिख रहा है। अब हम जो भी चेंजेस करना चाहें अपना चेंज कर सकते हैं, कुछ जो भी अपडेट करना चाहें उसको अपडेट कर सकते हैं। और सपोज दैट यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्ञान टाइप कर दिए, जो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद सेम प्रोसेस जो हम लोग प्रोडक्ट सेव करने के दौरान किए थे, जिसमें हम लोग ऑन चेंज में हैंडल इनपुट यूज किए थे। हैंडल इनपुट में नेम और वैल्यू को लेकर उसका सेट स्टेट करके जो है स्टेट को हम सेट किए थे। और उसके बाद सबमिट फॉर्म है, सबमिट मेथड है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा, हैंडल फॉर्म यहाँ पे कॉल होगा। और सेम चीज़ यहाँ पे डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पे फॉर्म डेटा हम लोग क्रिएट किए, उसके ऑब्जेक्ट में वैल्यू को जो भी फॉर्म का डेटा है उसको अपेंड किए, अपेंड करने के बाद उसको पास किए, पास करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स से फिर से जो है यहाँ पे मैसेज शो करा दिए कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और सेट स्टेट करके उसके अपडेटेड जो रिकॉर्ड आया वहाँ से उसको हम लोग यहाँ पे सेट भी कर दिए। एक्चुअली ये ज़रूरत नहीं है इसका, फिर भी आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो यही था इसमें। अब डिलीट भी देख लेते हैं, डिलीट क्या है। तो चलिए यहाँ पे डिलीट मेथड के बारे में जानते हैं। तो लिस्ट प्रोडक्ट में आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बटन होगा, दो बटन है बेसिकली। एक है डिलीट के लिए, डिलीट जब कॉल होगा तो ऑन क्लिक इवेंट पे, यानी कि बहुत सारे इवेंट होते हैं HTML में जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो क्लिक इवेंट पे ये मेथड कॉल होगा, जिसको बोलते हैं हैंडल डिलीट। हम खुद ब खुद क्रिएट किए हैं, तो आप जो मन इसका नेम जो भी चाहे वो दे सकते हैं, बस ध्यान रहे ऐसा नेम हो ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वेरिएबल का नेम हमेशा जो सही होता है वही देना चाहिए। तो हैंडल डिलीट, यहाँ पे हैंडल डिलीट यहाँ पे ये है, जिसमें वो जो आईडी हम पास किए हैं उस आईडी को यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट सर्विसेज के थ्रू डिलीट प्रोडक्ट एक मेथड कॉल किए हैं, जिसमें आईडी हम एज अ पैरामीटर पास किए हैं। और जब वहाँ से रिस्पॉन्स आया, अगर सही रिस्पॉन्स आया तो हम दिखा दिए कि प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है किसी प्रकार का अगर डाउट अगर है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे पता है कि मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, फिर भी क्योंकि अगर मैं इसको इसलिए मैं शॉर्ट में बताया हूँ क्योंकि अगर आप इस कोड को अगर आप रिव्यू कीजिएगा, एक बार देखिएगा, तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक टाइप का असाइनमेंट है। अगर फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।